Good morning, class 8th. This is our first video of chapter number 3rd of history book, Rural Life and Society. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रामीण जीवन और समाज के बारे में कि पहले का जो ग्रामीण जीवन था वो कैसा था और समाज कैसा था. रीड करते हैं अपने चैप्टर को. Rural life before the coming of the Europeans was simple with the स्मॉल रिक्वायरमेंट्स. यूरोपियन के आने से पहले जो हमारी लाइफ थी वो कैसी थी? बहुत ही सिंपल सी लाइफ थी और छोटे छोटे से रिक्वायरमेंट्स होते थे उस टाइम पर हमारे. द इंडियन विलेजेस वर मोर और लेस सेल्फ सफिशिएंट. जो इंडियन विलेजेस होते थे वो उनके पास मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, थोड़ी बहुत चीज़ें होती थी जिसमें वो जो कि उनके लिए काफ़ी थी. द विलेज पंचायत सेटल्ड डिस्प्यूट्स विद द विलेजेस. और जो विलेजेस में जो भी लड़ाइयाँ या कुछ भी विवाद हो जाते थे उनको कौन सॉल्व करता था? उनको पंचायत के द्वारा उनको सॉल्व किया जाता था. द पीसेंट्स फैमिलीज कल्टिवेटेड द लैंड एंड पेड अ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस टू द रूलर्स एट द रेवेन्यूज. और जो किसानों के जो फैमिलीज थी, जो किसानों की फैमिली थी वो क्या करती थी? वो अपनी खेत पर, अपनी ज़मीन पर क्या करती थी? फसलें उगाती थी और फसल का कुछ पार्ट जो था वो रूलर को दे देती थी एज अ रेवेन्यू के रूप में वो उनको दे देती थी. दे एंजॉय सर्टेन राइट्स इन ओवर द लैंड एंड कुड नॉट बी इविक्टेड. और वो जो थे वो जो ज़मीन थी उन पर उनका हक था और वो बिल्कुल जो भी मतलब खेती बाड़ी करते थे, जो भी फसलें उगाते थे, उनका जो रेवेन्यू था वो भी देते थे और वो बिल्कुल खुश रहते थे. ये कब की बात है? जब जो यूरोपियंस थे वो हमारे इंडिया में नहीं आए थे, उस टाइम की ये बात है. द रेवेन्यू वॉज जनरली कलेक्टेड बाय द विलेज हेडमैन ऑफ और द इंटीमीडिएटर्स. मतलब कि जो रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था, जो टैक्स उनसे लिया जाता था, वो कौन लेता था? या तो विलेज का जो हेड होता है वो लेते थे या फिर इंटीमीडिएटर्स मतलब कि जो बिचौलिए होते हैं वो उनसे वो टैक्स जो था, वो रेवेन्यू जो था वो कलेक्ट करते थे. ग्रेजुअली द कंपनी चेंज्ड इट पॉलिसी एंड डायरेक्टली रिक्वेटेड रेवेन्यू कलेक्टर्स, पुलिस एंड जुडिशल ऑफिसर्स. और उसके बाद क्या हुआ? जो जब यूरोपियंस लोग आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस पॉलिसी को चेंज कर दिया और उन्होंने क्या किया? उनसे जो टैक्स लिया जाता है वो कैसे लिया जाएगा? डायरेक्टली टैक्स लिया जाएगा. कौन लेगा? और उनसे वो टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? कलेक्टर्स कलेक्ट करेंगे, पुलिस कलेक्ट करेगी और जो जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं वो उनसे अब टैक्स कलेक्ट करेंगे. एज दीज आउटसाइडर्स started interfering in the village administration, the village panchayats lost their importance. और जैसे ही इन आउटसाइडर्स मतलब कि इन बाहर के लोगों ने इंटरफेरेंस स्टार्ट की, मतलब कि विलेज के कामों में इंटरफेयर करना शुरू किया, वैसे ही जो पंचायत थी उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस को खो दिया. रेवेन्यू वॉज नॉट कलेक्टेड एज अ फिक्स अमाउंट. जो रेवेन्यू था वो फिक्स अमाउंट में कलेक्ट नहीं किया जाता था. सिंस द पीसेंट हैड टू पे द रेवेन्यू इन कैश. और अब क्या होने लगा कि जो किसान थे उनको रेवेन्यू कैसे दिया जाने लगा? कैसे वो लेने लगे? उनसे कैश में रेवेन्यू लेने लगे. दे वर फोर्स टू ग्रो ओनली दोज क्रॉप्स विच कुड बी सोल्ड इन द मार्केट. और उनको फोर्स किया जाता था कि वही फसलें उगाएं जो कि मार्केट में बेची जा सकती हैं. अब आगे पढ़ते हैं द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अंडर द ब्रिटिश. अब हम पढ़ते हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में. एवरीथिंग चेंज्ड व्हेन द कंपनी टुक कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शंस. सब कुछ चेंज हो चुका था जब से यूरोपियन कंपनी जो थी उन्होंने रेवेन्यू लेना स्टार्ट किया. इंस्टेड ऑफ अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूस द कंपनी डिमांडेड अ फिक्स अमाउंट इन कैश. अब कभी कभी ऐसा होता है कि फसलें ज़्यादा मतलब अच्छी उगती हैं, कभी कभी नष्ट हो जाती हैं, तो ऐसा उनके वो लोग जो यूरोपियंस थे वो ऐसा नहीं मानते थे. उन्होंने एक फ़िक्स अमाउंट सिलेक्ट कर दिया था. एक फ़िक्स अमाउंट जो था वो डिमांड किया था कि इतना अमाउंट हमें चाहिए आफ्टर योर
जब तुम्हारा क्रॉप जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाए उसके बाद हमें इतना अमाउंट चाहिए एज अ रेवेन्यू. To pay the amount, farmer had to cultivate cash crops like cotton, poppy, and indigo, which brought in more money than food crop like wheat or rice. जो फार्मर्स थे उनको अपना जो अमाउंट था, जो रेवेन्यू था, वो पे करना था. तो इस वजह से उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने उन फसलों को उगाना शुरू किया जो कि मार्केट में बेची जाती थी. जैसे कि कौन कौन सी फसलें उन्होंने उगाना शुरू किया? कॉटन, पॉपी, इंडिगो, जो कि ज़्यादा पैसों में बिकती थी. अब फूड क्रॉप्स कौन से उगाए? व्हीट और राइस. फार्मर्स हु अर्लियर ग्रो देयर ऑन फूड नाउ हैड टू बाय पार्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स. जो फार्मर्स पहले जो अपना फूड खुद उगाते थे और खुद खाते थे, और अब उनको क्या करना पड़ता था, खुद उगाने के बाद भी उनको अपने खाने के लिए उनको पैसे देने पड़ते थे. द इंडियन विलेजेस वर नॉट लॉन्ग सेल्फ सफिशिएंट. जो इंडियन विलेजेस थे वो ज़्यादा दिन तक सेल्फ सफिशिएंट नहीं रह पाए, क्योंकि जो यूरोपियन कंपनी थी उन्होंने आकर उन पर क्या किया, हक जमा लिया अपना. और क्या किया? The primary motive of the British, like and other imperial power, was to collect revenue from land. अब जो ब्रिटिश लोगों का मोटिव क्या था कि जो लैंड का जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट हो. तो वो however that could not be achieved without a variable land revenue collection system. और ये जो था वो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम के द्वारा के बिना नहीं हो सकता था. इसलिए उन्होंने क्या किया, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का निर्माण किया कि लैंड रेवेन्यू पे भी वो, लैंड पर भी वो अपना जो रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करें. The British engaged themselves in involving a theory that could legitimize the practice of economic exploitation of the Indian peasantry. Therefore, the British devised several methods to ensure a steady flow of revenue from India. मतलब इंडिया से जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लैंड रेवेन्यू लेंगे, तो फिर उन्होंने कुछ अपने मेथड्स निकाले, कुछ मेथड्स सिलेक्ट किए जिससे उन्होंने लैंड रेवेन्यू हासिल करने के लिए सोचा. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू. उन्होंने 3 तरह का लैंड रेवेन्यू निकाला. किन तरीके से वो लैंड रेवेन्यू को हासिल करेंगे. अब वो कौन कौन से थे? जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, जोतवाड़ी सिस्टम और मालवाड़ी सिस्टम.